चलिए बच्चों, हम लोग रसायन शास्त्र पढ़ेंगे, केमिस्ट्री। मैं फिजिक्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज 9th क्लास का केमिस्ट्री लेकर के आया हूं और आपको मैं समय समय पर बीच बीच में छोटा छोटा ऐसा ट्रिक दूंगा कि चीज आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। आप इंतजार करते रहेंगे, कभी न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल पार्ट का ट्रिक अलग बताऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चन आएगा, 2-4-10 क्वेश्चन का एक ट्रिक होगा। बारी बारी से छोटा छोटा ट्रिक्स दूंगा और कभी कभी विदाउट ट्रिक भी कुछ चीज एक्सप्लेन करूंगा। आप लगे रहेंगे और मजा लेते रहे केमिस्ट्री का। देखें कैसे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। रट्टा मार सिस्टम को छोड़ देना है, रट्टा मार वाला विद्या को छोड़ देना है। अभी आपका एग्जाम है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बता रहा हूं, आपको विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट आंसर कैसे आप हिट करेंगे वो चीज समझेंगे डायरेक्ट, ठीक ना। तो चालू करते हैं कि निम्न में से कौन पदार्थ है। अब पदार्थ का पहचान क्या है, आप सीधी बात जान लें। किसी को किसी थैला में, जिसको हम किसी थैला में भर दें या किसी सिलेंडर में भर दें, गैस का जैसे सिलेंडर है ना, सिलेंडर में अगर भर सकते हैं या कोई थैला में भर सकते हैं, समझ जाइए पदार्थ है। या किसी मतलब बड़े थैला तो बड़ा बड़ा भी हो सकता है ना, मतलब कोई जैसे कंबल है, कंबल को हम, कंबल का थैला अलग होता है, कंबल टाइप का होता है। चौकी है, चौकी का भी थैला बनवा सकते हैं, उसको पैक कर सकते हैं, अलमीरा टाइप का बनवा के पैक कर देंगे। जब किसी चीज को किसी थैला में किसी बंद जगह पर ले आके पैक कर दें, या गैसीय चीज है किसी सिलेंडर में भर सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या करेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक ना। और जिसको भर नहीं सकते हैं, उठा ही नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वैसा चीज क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। जैसा देखिए स्नेह प्यार को कहते हैं। क्या प्यार को उठा सकते हैं, बोरा में सिलेंडर में भर सकते हैं? नहीं भर पाएंगे, तो पदार्थ नहीं होगा। गंध को उठा के ला सकते हैं कि लोग गंध बोरा में भर दो या सिलेंडर में भर दो, गंध नहीं उठाया जा सकता, पदार्थ नहीं है। घृणा कहेगा छी कैसा आदमी है, कि छी को उठा सकेंगे, उठा के छी को बोरा में भर देंगे, सिलेंडर में भर देंगे, नहीं भर पाएंगे, ये भी पदार्थ नहीं है। वायु को सिलेंडर में भर देंगे, किसी में भर सकते हैं, किसी पात्र में भर दें, चाहे वो बोरा हो या घर में ही लाके भर दें, तो वो क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। अर्थात वायु क्या हो गया यहाँ, पदार्थ। फिर कहता है कौन पदार्थ है। अब देखिए, अब गंध को भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते हैं। गंध एक अनुभव है, वो वस्तु नहीं, उठा नहीं सकते इसको। ठंडा को बोतल में भर नहीं, ठंडा है, कोल्ड वाला ठंडा, वो पीने वाला नहीं है तो ठंडा ये पदार्थ नहीं होगा। प्रेम क्या उठाया जाता है कि लो थोड़ा एक पवा प्रेम तुम ले लो और बोरा में रख लेना, प्रेम भी नहीं होगा, उठाने का चीज नहीं। ठंडा पेय ना, पीने वाला पदार्थ। यहाँ आ जाएगा वो स्प्राइट वगैरह, तो स्प्राइट तो बोतल में भर सकते हैं, स्प्राइट को उठा के भर सकते हैं किसी बर्तन में ना, तो स्प्राइट क्या हो जाएगा, यानी ठंडा पे क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, निम्न में कौन पदार्थ, फिर वही बात, कुर्सी को उठा सकते हैं आराम से, पदार्थ है। विचार उठाया जाता है, मेरा विचार उठा के रख दो और घर में, विचार नहीं उठाया तो पदार्थ नहीं। शीत का अर्थ होता है ठंडा, शीत का अर्थ क्या होता है, ठंडा। तो ठंडा उठाया जाता है क्या? नहीं सर। शीत का अर्थ ठंडा होता है। शीत एक होता है पानी वाला, वो नहीं समझना है। शीत का वो मीनिंग नहीं है, हम लोग व्यवहार में खाली बोल जाते हैं कि ये शीत गिर रहा है, एक्चुअल में वो ठंड पानी है, ठीक ना। तो शीत का अर्थ क्या होता है, ठंडा। तो क्या ठंड को उठा सकते हैं क्या? नहीं उठा सकते हैं, ये भी नहीं होगा। गंध तो खैर उठेगा ही नहीं। फिर पदार्थ नहीं है इस बार का, कौन पदार्थ नहीं है, बोलिए हवा पदार्थ नहीं है, इसको सिलेंडर में भर सकते हैं। जल को भी सिलेंडर में भर सकते हैं, किसी भी बर्तन में भर सकते हैं। स्नेह प्यार को भर सकते हैं, उठा सकते हैं, ले जा सकते हैं कि पैसा ले लो प्यार, फिर हमको लौटा देना, नहीं। तो ये पदार्थ नहीं है। भोजन तो आराम से लिया दिया जाता है, बर्तन में रखते हैं। दूध क्या है, अब दूध क्या है, ठोस है कि द्रव है, गैस है, द्रव है। तो पदार्थ के 4 अवस्था, पदार्थ के कितने अवस्था, ऐसे 5 होता है, लेकिन पदार्थ का नॉर्मली 9th क्लास में 4 अवस्था आप लोग सुने होंगे, 3 व्यवहार में उपयोग हो रहा है अभी, ठीक ना। ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, ये ऊपर क्लास में चलता है, इसको पीजी वगैरह में पढ़िएगा, प्लाज्मा एक अवस्था, ठीक ना। फिजिक्स में स्पेशल पढ़ाई होती है और केमिस्ट्री में। चलिए, पदार्थ का 3 अवस्था, एक ठोस है और एक द्रव है और एक गैस है। यह क्वेश्चन है, दूध क्या है, तो दूध द्रव है। दूध द्रव है। द्रव किसको कहेंगे, पानी को
दूध को, तेल को, इस सबको क्या कहेंगे? द्रव। ऐसे इसका डेफिनेशन स्पेशल पढ़ेंगे तो इसका कई चीज पढ़ना पड़ेगा, गुण के आधार पर डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। ठोस वैसा वस्तु है जिसका आकार हमेशा निश्चित रहे। लकड़ी, ईटा, पत्थर, कुर्सी, ये सब क्या है? ठोस है। और इसका क्या होता है? इसका आकार जिस बर्तन में दे उसी बर्तन का रूप ले ले तो उसको द्रव कहते हैं। आप तेल को गिलास में दीजिए, गिलास जैसा हो जाएगा। पानी को बाल्टी में भरिए, बाल्टी जैसा, वही पानी उठा करके फिर बाल्टी से भर दीजिए बोतल में, तो बोतल जैसा हो जाएगा। तो द्रव का क्या चीज बदल जाता है? आकार बदल जाता है। तो इस प्रकार दूध है, तो दूध हम क्या कहेंगे? द्रव। दूध को द्रव कहेंगे। क्यों? क्योंकि दूध को जिस बर्तन में रखेंगे उसी का रूप ले लेगा ना, अर्थात इसका जो आकार है बदलते रहता है, आयतन नहीं बदलेगा। आयतन का अर्थ द्रव्यमान समझिए। आयतन कुछ नहीं है, आयतन एक प्रकार का द्रव्यमान है। 2 किलोग्राम दूध है, उसको अगर हम बाल्टी में रखेंगे 4 किलोग्राम होगा। 2 किलोग्राम का दूध है, उसको अगर हम बोतल में रख देंगे तो 1 किलोग्राम बन जाएगा? नहीं बदलेगा। अर्थात द्रव्यमान आयतन एक ही चीज है, ये बदलता नहीं है, ठीक ना। बदलता क्या है? आकार बदलता है केवल। आकार का अर्थ क्या हुआ कि जिस बर्तन में रखेंगे उसी का रूप ले लेगा, तो द्रव पदार्थ उसको कहेंगे जिसका आकार बदलेगा। कोई दिक्कत? अब आगे क्वेश्चन है कि अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो पदार्थ के कण का कौन सा? पदार्थ का जो कण होता है वो कण क्या होता है? गतिशील होता है, हमेशा निरंतर गतिशील होता है। क्या होता है? निरंतर गतिशील। इसी के कारण कोई भी गंध है जो ये कण अपने आप पर चिपका के और पहुंचा देता है जहां जाना है। जिधर जिधर ये वायु का कण पहुंचेगा वहां वहां ये गंध पहुंच जाता है। एक्चुअल में गंध जो है इस पदार्थ पर चिपकेगा, कण पर, और कण पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो कहता है क्या कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं? नहीं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त, सबसे को मतलब में पदार्थ के कण एक दूसरे का आकर्षित, को मतलब में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये गतिशीलता के कारण ही सुगंध को क्या करता है? कण अपने पर चिपका लेता है और जहां जहां जाएगा वहां सुगंध पहुंच जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलने पर चीनी पानी में मिल जाता है, पदार्थ के कणों के किस गुण को प्रदर्शित करता है? तो देखिए पानी है, मान के चलिए पानी है, पानी में क्या हम डाल दिए? चीनी। और चीनी यहां जाकर के पानी के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। चीनी का कण जो है पानी के बीच जो रिक्त स्थान होता है, चीनी का कण जब घुल जाता है उससे भी छोटा होता है। इसी रिक्त स्थान में जा जाके चीनी का कण क्या होता है? घुल जाता है। जैसे ये पानी का कण है, मान लेते हैं पानी का कण है, तो पानी के कण के बीच रिक्त स्थान है ना। अब रिक्त स्थान में चीनी का कण गया, देखिए चीनी का कण इसमें नहीं भर जाएगा, तो इसका आयतन ऊपर नहीं उठेगा और चीनी जाके घुल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि चीनी जब पानी में डालते हैं पानी में जाके मिल जाता है। क्या ये गुण प्रदर्शित करता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये गुण प्रदर्शित क्या कि चीनी को पानी में जैसे डालेंगे चीनी जाके पानी में क्या होता है? घुल जाता है। इसका मतलब है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कोई दिक्कत? आगे जाता है चित्र में पदार्थ के किस अवस्था को दिखाया गया है? तो देखिए निश्चित आकार अगर रहे तो ये ठोस पदार्थ को बताता है। किसको बताता है? और देखते हैं एक पैटर्न बना हुआ है, निश्चित आकार है ना, इस प्रकार इसका जो ये निश्चित आकार बना रहे, किसी का अगर पदार्थ का कण अगर एक निश्चित आकृति बना करके पैटर्न बना करके सजा हुआ रहे तो वो कौन सा पदार्थ होता है? ठोस होता है। तो ठोस ऑप्शन में होगा, देखिए ए नंबर उत्तर हो जाएगा। गैसों में विसरण का एक उदाहरण, गैसों में विसरण का उदाहरण, इत्र के सुगंध का हवा में फैलना, एकदम यही है। अब देखिए विसरण जो होता है, मेरा ट्रिक सुन लीजिए। विसरण जो है वायु अर्थात गैस, विसरण का होता है वायु में, और परासरण जो होता है, परासरण होता है पानी में। याद रखिएगा परासरण क्या होगा? पानी में अर्थात द्रव में। परासरण पानी और पानी से चले जाना है द्रव में। तो परासरण पानी में और विसरण वायु में, वायु मतलब गैस है, ठीक।
तो विसरण कहाँ होता है? वायु में अर्थात गैस में। अब परासरण कहाँ होगा? पानी में अर्थात द्रव में। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। तो इत्र का अर्थ क्या होता है? सेंट, सुगंध। इत्र के सुगंध हवा में मिल जाना तो गैस में फैलना हुआ तो विसरण होगा ना। गैसों में मिलना क्या कहलाता है? मिश्रण। मतलब वायु में मिलना क्या कहलाएगा? व से वायु, व से मिश्रण। अब प से पानी और प से परासरण। द्रव में मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? परासरण। स्याही का पूरे पानी में फैलना ये तो परासरण। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को पानी में मिलना ये भी परासरण हो जाएगा। तो यहाँ विसरण का उदाहरण मांग रहा है। इत्र का हवा में मिलना मैं बताया था ने कि वायु में कुछ मिले तो विसरण, वायु में मिले तो विसरण, पानी वाला पदार्थ में मिले तो परासरण। फिर कहता है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। स्वतः अगर मिल रहा है तो वो गैसीय पदार्थ है। स्वतः मिलेगा क्या होगा? गैसीय पदार्थ। चीनी को पानी में डालेंगे तो घोल देते हैं तब मिल जाता है, और एक द्रव को दूसरे द्रव में देकर के मिलाते हैं तो मिल जाता है। लेकिन स्वतः मिल जाएगा गैसीय पदार्थ अगर रख दीजिएगा दो तरह का तो आपस में स्वतः मिल जाएगा। तो स्वतः पदार्थ जब मिलेगा तो वायु में मिलना विसरण ना। मैं बताया वायु में क्या होता है? वायु में कुछ मिल रहा है या वायु में मिल रहा है तो कहलाएगा विसरण। क्या कहलाएगा? विसरण। तब बोलिए स्वतः मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। आगे देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु के चारों ओर फैल जाता है, फिर वही इत्र वायु में मिल रहा है तो वह से वायु, वह से क्या हो जाएगा? विसरण। तो ये हो जाएगा। निम्नांकित में से किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? विसरण की गति तेज किस में होगा? जल में। जल में तो विसरण होगा ही नहीं। ऑक्सीजन में हो जाएगा, ये गैस है। तेल में, लोहा में, इस सब में तो विसरण होगा ही नहीं। तो वह से विसरण, वह से वायु, वायु ऑक्सीजन है ना। वायु में कई गैस है। जैसे मैं बताया था वायु का अर्थ ले लेना है गैस से, अब प से पानी, अब प से परासरण, और पानी का अर्थ ले लेना है द्रव से, ट्रिक के रूप में। इसका कोई अर्थ नहीं होता ऐसा। तो आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से 12 हो गया ना। निम्न में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? अब देखिए फिर मैं यहां बता रहा हूं आपको एक ट्रिक। निम्नांकित में से द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? निश्चित मैं बताया आपको कि आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? आयतन। आयतन क्या है? द्रव्यमान। आयतन क्या है? द्रव्यमान। ये गणित में इसका कंसेप्ट मैं गणित का वीडियो में बता चुका हूं कि आयतन से ही सॉरी इसका वीडियो नहीं बना पाया, टाइम नहीं बच पाया था इसलिए वीडियो नहीं बनाया हूं। आयतन का अर्थ द्रव्यमान ही होता है। द्रव्यमान और आयतन, एकांक आयतन का द्रव्यमान को ही घनत्व कहते हैं। इसलिए ये तीनों एक ही चीज है, कुछ नहीं। आयतन, द्रव्यमान और घनत्व समझिए कुछ नहीं है, तीनों एक ही चीज है। ये तीनों हमेशा ठोस में क्या होता है? निश्चित नियत होता है। ठोस में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। द्रव में भी ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और गैस में ये वेरी करेगा। क्यों गैस में वेरी करेगा? क्योंकि गैस का अणु जो है ना, जितना जगह बड़ा जगह में कंटेनर में छोड़ेंगे वो उतना दूर तक फैल जाएगा, तो उसका आयतन तुरंत बड़ा हो जाएगा। जब आयतने बदल जाएगा, आयतन उसका बदलते रहेगा तो द्रव्यमान भी बदल जाएगा। आयतन बदल जाएगा। आयतन बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, आयतन बदल जाएगा। आयतन बदलने के कारण क्या होगा? जैसे 1 किलोग्राम का पदार्थ है और बहुत बड़ा बिल्डिंग में उसको फैला देंगे तो द्रव्यमान बटे आयतन को घनत्व कहते हैं, इसलिए घनत्व भी बदल जाएगा। तब उस केस में क्या होगा? केवल और केवल द्रव्यमान नियत रहेगा। गैस का क्या रहेगा? द्रव्यमान नियत रहेगा। गैस द्रव्यमान का, मैं फिर इसको समझा देता हूं। थोड़ा गंभीर चीज होता है, क्योंकि टाइम ज्यादा ना हो इसलिए मैं सारी बात बता नहीं सकता हूं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर भी मैं कुछ बात बता दूं कि ठोस जो है, ठोस का समझना है आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, ये तीनों क्या होता है? हमेशा नियत होता है, ठीक ना, ये नहीं बदलेगा। लेकिन द्रव में क्या होता है? द्रव में भी ये नियत ही होता है, आयतन, द्रव्यमान और घनत्व। और गैस में क्या होगा? गैस में समझिए क्या होता है? गैस चूंकि 1 किलोग्राम का गैस आप रखिएगा इतना बड़ा सिलेंडर में, तो इसमें पूरा सिलेंडर में फैला रहेगा। अगर सिलेंडर इतना बड़ा करके गैस 1 किलोग्राम का भर गया तो पूरे में भर जाएगा, अर्थात पूरा आयतन लेगा। लेकिन 1 किलोग्राम का गैस भरेंगे तो 1 ही किलोग्राम रहेगा ना, तो द्रव्यमान उसका नहीं बदलेगा। द्रव्यमान क्या होगा? नहीं रहेगा। लेकिन आयतन बढ़ जाएगा और बड़ा सिलेंडर रहेगा। इतना बड़ा सिलेंडर में अगर वो 1 किलोग्राम का गैस देंगे तो पूरे में फैल जाएगा, अर्थात आयतन गैस का क्या होता है?
बढ़ रहा है, बदल रहा है, आयतन बदल रहा है, और आयतन बदल जाएगा तो द्रव्यमान बटे आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो जब द्रव्यमान यदि आयतन ही बदल जाएगा तो घनत्व नहीं बदलेगा, अर्थात द्रव्यमान से ही घनत्व निकलता है। द्रव्यमान से क्या निकलता है? घनत्व निकलता है। इसलिए द्रव्यमान आयतन बदल गया तो क्या बदल जाएगा? घनत्व बदल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के कह सकते हैं हम कि आयतन के अनुसार घनत्व निकलता है, ठीक ना? एक मिस गया थोड़ा सा बोलने में। द्रव्यमान तो कांस्टेंट रहेगा, आयतन अगर फिक्स है किसी का तो घनत्व उसका हमेशा फिक्स रहेगा, और आयतन अगर बदल रहा है घनत्व क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि आयतन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा चीज से भाग देंगे 1 किलोग्राम को तो कम नहीं हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, बाकी ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज्यादा समय देना उचित नहीं है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? अवस्था में कौन निश्चित है? तो द्रव क्या चीज निश्चित होगा? द्रव का आकार बदल जाता है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन का रूप ले लेगा। द्रव को ग्लास में डालिएगा तो ग्लास जैसा हो जाएगा, द्रव को ले आके बोतल में डालिएगा तो बोतल जैसा हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ सर। थाली में डालिएगा तो थाली जैसा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ सर। इसलिए आकार क्या होता है द्रव का? निश्चित नहीं होता है। वेग भी निश्चित नहीं होता है। वेग तो द्रव का जैसे स्लोप पर डालेंगे ज्यादा वेग हो जाएगा, अलग अलग वेग होता है। घनत्व होता है एकांक आयतन का द्रव्यमान। क्या होता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान। जब उसका आयतन ही नहीं बदलेगा तो घनत्व क्या होगा? बदलेगा? नहीं सर, नहीं बदलेगा। तो आयतन भी इसका नहीं बदलेगा और घनत्व भी नहीं। क्वेश्चन मिसिंग कर दिया है इसमें, क्या कहते हैं ऑप्शन भी, दोनों नहीं देना चाहिए। घनत्व, आयतन और द्रव्यमान, ये तीनों जो है द्रव का क्या होता है? नियत रहता है, निश्चित रहता है, ठीक ना? द्रव्यमान, आयतन और घनत्व, तो ये मिसिंग है, ऐसा परीक्षा में नहीं रहेगा, ठीक ना? एक रहेगा, एक नहीं रहेगा, ऐसा नहीं 2 दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है निम्न में से द्रव में कौन अनिश्चित है? अनिश्चित क्या है? देखिए, घनत्व तो निश्चित है, आयतन निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है, आकार निश्चित है। इसमें बताया, बार बार बता रहा हूं, ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल जैसा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ सर। तो आकार क्या होगा द्रव का? अनिश्चित होता है। किस अवस्था अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो अब ठोस और द्रव, ठोस में जो होता है कण क्या होता है? ये कण पूरा एक दूसरे के साथ अंतराण्विक आकर्षण बल से चिपका रहता है, ठीक है? तो गति नहीं होती है ठोस के कणों में, नहीं बराबर होती है। और द्रव में क्या होता है? कण एक दूसरे से दूर दूर होती है, जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ गति होते रहता है। और गैस में क्या होता है? गैस का कण तो निरंतर गतिशील रहता है, तो गैस के कण का जो गतिज ऊर्जा होगा बहुत अधिक नहीं हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन है, अणुओं की ऊर्जा अधिकतम किस में होगी? गैस में हो जाएगा। समझ में आया? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी? किसमें होगा? ठोस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठोस में जो कण होता है वो एक दूसरे के साथ पूरा चिपका रहता है, बंधा हुआ रहता है। बात समझ रहे हैं? इसलिए ठोस के अणुओं का गतिज ऊर्जा वेग ही 0 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 0 नहीं हो जाएगा। और गैस का अणु जो है, गैस का जो अणु है वो पूरा हमेशा निरंतर गतिशील रहता है, जिसके कारण सबका गतिज ऊर्जा जोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा होगा उसका, ठीक है? तो किस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? यह ऊर्जा अधिकतम होती है तो द्रव गैस में अधिकतम होती है और ठोस में सबसे कम होती है। ठोस में सबसे कम होती है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुविक बल प्रबलता होता है? यानी कि अंतराणु बल बहुत अधिक होना, जो चिपका होता है वो अंतराणु बल के कारण ही होता है। चिपका हुआ किसके कारण होता है? अंतराणुविक बल, इसी को अंतराणुविक बल बोलते हैं, ठीक ना? तो ठोस में कण पास रहता है, चिपका हुआ रहता है, इसलिए ठोस क्या होता है? अंतराणुविक बल ठोस के कणों के बीच अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच अंतराणुविक बल क्या होता है? अधिक होता है, पूरा चिपका रहता है ठोस का बल। तो नतीजा ये होता है कि ये किस कारण होता है? कि अंतराणु बल अधिक होने के कारण कण क्या होता है? आपस में चिपका होता है। तो ठोस का होगा अंतराणु बल बहुत अधिक। और गैस का कण क्यों दूर दूर होता है? क्यों? वो हमेशा निरंतर गतिशील रहता है, क्योंकि उसमें अंतराणु बल क्या होगा? सबसे कम होता है, ठीक ना? गैस में अंतराणु बल क्या हो जाएगा? सबसे कम।
तो निम्न में से किस कणों की अधिकतम गति होती है? तो अधिकतम गति गैस में होगा। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, बहुत कम होगा। आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। कम होगा। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गैस को अगर गर्म करेंगे तो क्या होगा? पूरा फैल जाएगा, आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। इतना सा अगर एक सिलेंडर में है गैस और उसको गर्म कर देंगे, ऊपर खुला छोड़ दे तो पूरा भर जाएगा, पूरा रूम भर जाएगा, तुरंत पूरा धरती फैलने लगेगा। आयतन क्या होगा? गर्म करने के बाद बढ़ जाता है। गैस का आयतन गर्म करने के बाद क्या होगा? बढ़ता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक उस ताप को कहता है जिस पर वो क्या होता है? हाँ, खटकता है, खटकाता है। क्वथनांक खटखट करेगा, ठीक ना? को जिस पर करने लगेगा उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। और कब आवाज करता है? जब चूल्हा पर चढ़ाते हैं या गैस पर चढ़ाते हैं, जब वो खटकने लगता है तो उसमें गर्म होने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाएगा। क्वथनांक उसी को कहते हैं। बात समझ में आया? क्वथनांक किसको कहते हैं? जब गर्म होकर के खटकने लगता है पानी, उस समय उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। उसके ताप को बोलते हैं क्वथनांक ना। जिस तापमान पर कोई जल का खड़े ना, जिस तापमान पर कोई पदार्थ क्या होता है? उबलने लगता है, खटकने लगता है, उबलने लगता है। साइंस की भाषा में उसको उबलना कहते हैं। घर में हम लोग खटकना बोलते हैं। आधन खटकने लगा, चावल डालो, क्यों? क्योंकि वो खटकना ही उबलना है, उसी को उबलना कहते हैं। तो जल के लिए स्पेशल कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक मतलब खटकने वाला, उबलने वाला ताप। और हर एक पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है। हर एक पदार्थ का क्वथनांक अलग। स्पेशल जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ केल्विन में दे दिया। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, दो कई तरह का होता है थर्मामीटर, ठीक ना? तो सेल्सियस वाला जो 0 डिग्री शुरू होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से, 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, वही केल्विन में 273 से शुरू होता है। 273 के का अर्थ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये यहां से अगर 5 डिग्री सेल्सियस पर जाएंगे, इसमें 273 से 5 आगे बढ़ जाएंगे ना। 273 प्लस 5 चले जाएंगे तो 278 हुआ 5 डिग्री सेल्सियस को, या 278 केल्विन को, एक ही चीज हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसको बढ़ा के हम 100 सेल्सियस कर देंगे। तो 273 में 100 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 373 केल्विन ना। तो केल्विन में 373 केल्विन और सेल्सियस में 100 डिग्री। हाँ, इसको मैं फिर समझा रहा हूं। 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये दोनों क्या है? 0 ही पॉइंट है। केल्विन स्केल 273 से शुरू होता है, ठीक ना? केल्विन वाला जो स्केल होता है, इसमें शुरुआत पॉइंट क्या होता है? 273। जैसे आप लोग गणित में इंची का यूज करते हैं, स्केल का, इसमें 0 शुरू होता है। 0 1 1 2 रहता है ना। तो केल्विन वाला अगर आप थर्मोमीटर खरीदेंगे, इसमें 0 की जगह क्या होता है? 273, फिर रहेगा 274, फिर रहेगा 275, फिर रहेगा 276, ऐसे करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप सोचिए 0 से 100 जाएंगे, जिसमें 273 से 100 हो जाएगा। अर्थात इसीलिए कहा जाता है जबकि सेल्सियस बराबर होता है 273 प्लस केल्विन, ठीक ना? अगर आपको केल्विन सेल्सियस का मान दिया हुआ है, सॉरी केल्विन बराबर होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। निकालना हो तो 273 में क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस का वैल्यू तो खाली जोड़ देना है। तो इस प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस है तो 273 में 100 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 373। तो उतना केल्विन में निकल जाएगा। समझ में आया? और ये सूत्र हमेशा याद रखना है। केल्विन में निकालना हो तो 273 में क्या करेंगे? सेल्सियस का मान को जोड़ देना है, किसमें निकल जाएगा? केल्विन में। तो बर्फ का क्वथनांक होता है, तो ये तो गलनांक होता है। क्वेश्चन आगे, जल का क्वथनांक होता है तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। और कैसे निकालने हम लोग? क्योंकि हम लोग क्वथनांक बर्फ का सेल्सियस में जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना? 273 प्लस सेल्सियस का मान, ये बराबर ये होता है 273 प्लस सेल्सियस का मान, सेल्सियस का मान 100, अर्थात हो गया 373 केल्विन। तो ये हो जाएगा। बर्फ का गलनांक है, गलता है कितना ताप पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर गलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक ना? गलता है कितना पर? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फिर बर्फ का गलनांक मतलब बर्फ गलना चालू कब होगा? तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर।
बर्फ का गलनांक कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और तो अब जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन के बराबर, तो 273 केल्विन के बराबर। तो केल्विन में अगर पूछेगा कितना कहेंगे 273 केल्विन का अर्थ 0 डिग्री से, ये दोनों एक ही चीज समझना है, ठीक ना। 273 केल्विन का है या 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों एक ही चीज है। तो बर्फ का गलनांक होता है कितना हो जाएगा 273 केल्विन। सेल्सियस में जब आता ऑप्शन तब कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर ये गलने लगता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है, क्यों, तो तैरता क्यों रहता है, तो बर्फ का जो घनत्व होगा, बर्फ का क्या होगा घनत्व, माने एकम आयतन का द्रव्यमान, एकम आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बर्फ का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है। जल के घनत्व से क्या होता है कम। यानी कि बर्फ का जो कण होता है ना वो इस तरह है, तो जल का कण पूरा सटा सटा रहता है, ठीक, पूरा सटा सटा रहेगा। तो समझिए किसका कण है ये जल का कण इस तरह रहता है, बर्फ का कण इस तरह रहता है। तो आयतन अगर दोनों का समान हो तो इसका ज्यादा घनत्व नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें तो कण ज्यादा है ना। तो जल का घनत्व क्या होता है ज्यादा अधिक होता है और बर्फ का घनत्व कम, जिसके कारण ये तैरने लगता है। तो ऑप्शन ए ये जल से भारी होता है, भारी जल से होता तब तो डूब जाता है। घनत्व अधिक होना मतलब भारी होना, घनत्व कम होना मतलब हल्का होना, इसका अर्थ यही हुआ। बर्फ और जल का घनत्व समान होता है नहीं, बर्फ जल से हल्का होता है, एकदम हल्का होता है, जिसका जितना कम घनत्व वह उतना हल्का माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए आप कहता है 273 के तापक्रम बराबर है, 200 के तापक्रम बराबर है। तो अब के में दिया, मैं सूत्र आपको क्या बताया, के बराबर निकालना है, कैसे निकालते हैं 273 प्लस सी से ना। अब यहाँ आपको के वाला मालूम है, अर्थात 200 वाला मालूम है, बराबर 273 प्लस सी। तो खाली सी बराबर फ्री करेंगे 273 क्या होगा घट जाएगा, यानी कि माइनस 73 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा माइनस 73। ऑप्शन होगा क्या, देखिए माइनस ए नंबर में, समझ में आया। के को सी में बदलो, सी को के में, एक ही सूत्र हमेशा याद रखना है, के बराबर 273 प्लस सी, इसी से सब कम होगा। कभी के देगा के रख देंगे, सी है तो सी की जगह रख देंगे, हर के में दिया है, सी पूछा का, सी में ऑप्शन है ना, तो 300 यहाँ रख देंगे और बराबर 273 प्लस सी। तो खाली सी बराबर कितना घट जाएगा, जैसे घटेगा 27 में बचेगा, तो 27 ऑप्शन में है। फिर ये के में दिया हुआ है और बराबर सेल्सियस में निकालना है, के वाला के जगह रख देंगे, के जगह रख देंगे 273 बराबर 273 प्लस सी। ये इधर से आके घटेगा, कितना बचेगा 300 बचेगा। सेल्सियस में कितना हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम केल्विन में पूछ रहा है, तो 273 में प्लस सी, सीधे सेल्सियस का मान 10 लाके यहाँ रख देंगे, तो 10 ऐसे यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा 83 283 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है 25 डिग्री सेल्सियस। फिर दिया वही केवल याद रखने 273 प्लस सी। अब सी में दिया है 25 टुला दिया और सी की जगह रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 298। तो कहीं होगा ऑप्शन 298 के में कितना निकला 298 के। फिर 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, सेल्सियस में 373, तो सेल्सियस की जगह रखेंगे 373। तो जोड़ के कितना 3 2 5 7 7 14, यानी कि हो जाएगा 5 1 6 43 ना, कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा 646 जोड़ के कितना हो गया 646। हाँ 3 3 6 हो गया, 7 7 14 के 4 से 1 3 2 5 1 646 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर कहता है 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 क्या है, दोनों बराबर एक ही है। और सूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 0 दर रखिए, 0 डिग्री सेल्सियस तो के का मान क्या 273 आ जाएगा। हाँ सर। चलिए ये खत्म हुआ। गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है, तो गैस का गैस में विसरण होने के कारण, किसके कारण होता है विसरण के कारण में। गैसीय कण अगर गैस में मिले, जैसे इत्र गैस नहीं है फिर भी गैस के कण पर चिपक रहा है, तो गैस में कुछ मिल जाना क्या कराया विसरण। हाँ मैं बोला था वायु में कुछ मिल जाए तो विसरण, और पानी में कुछ मिल जाए तो प्रसारण। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप जब रहेगा उस समय जल कैसा रहेगा,
तो उस समय जल कितना ठोस रहेगा? ठोस रहेगा। हम्म। ठीक ना। 225 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? अब देखिए 2100 पर तो खोलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है? खोलने लगता है। और यहाँ 225 डिग्री सेल्सियस करेंगे पूरा खोल करके सब वाष्प नहीं बन जाएगा, तो वाष्प को क्या करेंगे? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? माने प्रति इकाई आयतन क्या कर रहा है क्वेश्चन कि द्रव्यमान जो है प्रति इकाई आयतन, किसी तत्व का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन माने एकांक आयतन का द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। हाँ, द्रव्यमान को हम लोग क्या करेंगे? आयतन से भाग कर देंगे, तो प्रति इकाई आयतन का निकलेगा। क्यों इकाई होता है? जैसे द्रव्यमान होती है 25 किलोग्राम केजी और ये है 100 मीटर क्यूब, इससे भाग दे दीजिए तो इतना बचा। लेकिन नीचे क्या? नीचे एक नहीं बच रहा है, नीचे भी तो एक बच ही रहा है ना। 100 से दोनों भाग दिए, इसको भाग दिए, ये आ गया, ये 100 है 100 हुआ, ये 100 भाग देंगे तो 0.25 किलोग्राम और यहाँ एक तो नहीं जाता है तो प्रति मीटर क्यूब, इसलिए कहते हैं इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसी का नाम है घनत्व। इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? जब कोई गैस है और द्रव बनने लगा, गैस द्रव बन जाए, तो गैस द्रव कब बन जाए जानते हैं? जैसे कि गैस का कण बहुत दूर दूर है, दूर दूर होता है ना, गैस का कण क्या होता है? दूर दूर होता है और ये चिपक जाए तब तो होगा, नजदीक 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 आ जाएगा, क्या होगा? पहले द्रव बन जाएगा और नजदीक नजदीक होके एकदम चिपक जाए एक दूसरे पर, पूरा निश्चित रूप ले ले, निश्चित आकार ले ले, तब वो ठोस बन जाता है। तो कण आपस में सटता है, क्या होता है? कण हाँ घना घना होता है। क्या होता है? घना होता है। हाँ, गैस क्या होता है? आपस में घना घना होते चला जाता है। जैसे फांक फांक है, अभी क्या है? फांक फांक है और ये घना घना हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? घना घना, तब ना गैस द्रव बनेगा, पूरा घना 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 हो जाएगा। गैस पहले फांक फांक है और इसका कण अब क्या हो गया? घना 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 हो गया, तो गैस का द्रव बन जाएगा तब। तो घना घना होता है इसलिए इसका नाम है संघनन। क्या नाम है? संघनन। कोई दिक्कत? तो गैस का द्रव में बनना क्या कहलाता है? संघनन। घना घना हो जाता है गैस, तब बन जाता है द्रव, और घना घना हो जाएगा द्रव भी, घना घना हो जाएगा ठोस बन जाएगा, ठीक ना? वो भी संघनन ही होगा, इससे भी ज्यादा घना हो गया, द्रव से ठोस बन गया तो घना हो जाएगा। पाक में खाली जल रहता है कि जल जो है ना द्रव से जब ठोस बनता है तो घना नहीं होकर थोड़ा फांक हो जाता है, उसका कारण कुछ और है। ठोस से गैस में परिवर्तन होना। अब देखिए कोई भी ठोस पदार्थ है और यहां लाके रख देंगे और ठोस गैस बन जाए, कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर ऐसा कोई ठोस दुनिया में हो, ऐसे सब ठोस होता ही नहीं। कपूर एक ठोस है, कपूर जो खरीद के लाते हैं दुकान से यूज करने के लिए, वो कपूर ठोस है, ला करके रख दीजिएगा, थोड़ा सा हीट भी बढ़ा दीजिएगा, जिस पर रखिएगा तवा हुआ पर या किसी बर्तन पर, देखिएगा कपूरेगा, तो कहता है कहां गिलो रे? पाताल चला गया ना, उड़ लो पाताल चल लो, क्या हो जाता है? उड़ के पाताल चला जाता है। पूछते हैं ये ठोस कपूर कहां चला गया? कपूर उड़ के पाताल चला गया, ऊर्ध्वपातन। क्या उसको कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठोस पदार्थ अगर गैस में परिवर्तन हो जाए तो आश्चर्य लगता है आदमी को, ठोस कहां चला गया? ठोस पदार्थ उड़ जाना, ऊर्ध्वपातन। क्या करा गया ये? ऊर्ध्वपातन। तो ठोस का गैस में परिणत होना क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। उड़ के पाताल चले जाए तो ऊर्ध्वपातन। कोई दिक्कत? और द्रव वाष्प बनने की प्रक्रिया, द्रव से वाष्प बनेगा तो वाष्प बनेगा तो वाष्पन, कई ऑप्शन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? ये ठोस हो जाता है, और 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने के बाद क्या होगा? गैस होने लगता है। 100 से ऊपर जब हो जाएगा क्या होगा? गैस। 100 पर फलता है, 80 से ऊपर जैसे जरा सा भी ऊपर होगा क्या होगा? वो गैस बन जाएगा। तो इसके बीच में क्या रहेगा? द्रव्य रहेगा। कोई भी पानी जो है इसके बीच में क्या रहेगा? हाँ, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? और 0 से 100 के बीच में क्या रहेगा? द्रवावस्था। और 100 से ऊपर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जल गैस बन जाएगा। तब यहाँ पूछा 25 डिग्री क्या हो जाएगा? द्रव हो जाएगा। किधर है द्रव? द्रव हो जाएगा। आगे देखिए
100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 100 जब हो जाएगा, 100 पर वो कैसा होगा? भाप बन जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे भी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस ये खोलने लगता है और भाप बन टूटने लगता है, तो उसको क्या कहेंगे? वाष्प। गैस अगर रहता तो गैस ले लेते, वाष्प गैस ही है, वाष्प क्या है? गैस है ना। जब वाष्प संघनित होता है तो वाष्प संघनित होगा तो क्या होगा? यह ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषित करेगा अगर वाष्प तो और उड़ने लगेगा, अवशोषित करना उसमें ऊर्जा ऊष्मा चले जाना। यह ऊष्मा उत्सर्जित करता है, संघनित जब होगा तो उसका ऊष्मा क्या होगा? उत्सर्जित होगा, बिल्कुल सही है। इसका ताप बढ़ जाता नहीं, ताप बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा, इसका ताप घट जाएगा, ये भी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन दे देगा परीक्षा में। जब कोई भी वाष्प जो है ना, जब संघनित होता है वाष्प, तो संघनित होता है तो वो ऊष्मा उत्सर्जित करता है तभी संघनित होगा। उसका ऊष्मा अगर हट जाएगा, निकल जाए, तब वो क्या हो जाएगा? संघनित होगा। और उस केस में ताप भी उसका क्या होगा? घट जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं उसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ, सूखा बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक? सूती का कपड़ा होगा। सूती कपड़ा पहनते गर्मी में अधिक, क्यों? क्योंकि इसमें जो है वाष्पीकरण ज्यादा होता है। कपड़ा जो सूती कपड़ा जो है ना, पानी को अवशोषित करता है, अवशोषित करेगा तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। जैसे वाष्पीकरण होगा, शरीर क्या होगा? ठंडा होगा, क्योंकि शरीर का तापमान कुछ खींच लेता है। जैसे कि हम सूती कपड़ा पहने हैं, पसीना हमारा निकला, पसीना निकलेगा तो कपड़ा भीगेगा, कपड़ा भीगेगा तो कपड़ा वायु के संपर्क में रहेगा, वायु के संपर्क में रहेगा तो इसका पानी क्या होगा? वाष्प बनना चाहेगा। जैसे ही वाष्प बनता है, क्या करता है? ये टेम्परेचर कुछ खींच लेता है, शरीर का टेम्परेचर कुछ खींच लेता है। शरीर का जैसे टेम्परेचर खींचेगा, शरीर ठंडा आएगा। बात बुझे ना? तो वाष्पीकरण, जब भी पानी का, पसीना का वाष्पीकरण होता है, उस समय शरीर का कुछ तापमान खींच लेता है। तापमान खींचने के कारण क्या होगा? शरीर ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए शरीर को हम लोग को ठंडा लगता है। बात बुझे ना? तो सूती कपड़ा में ऐसा घटना घटता है। किसमें घटता है? सूती कपड़ा। आगे है कि निम्न में से किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा? वही वाष्पीकरण के कारण होता है। वाष्पीकरण जब होता है क्या होता है? जैसे किसी भी बर्तन से या कपड़ा से पानी का वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण के समय क्या होता है? यहाँ का कुछ ऊष्मा खींच के चला जाता है। क्या होता है? ऊष्मा खींच के चला जाता है। ऊष्मा उसका अवशोषित कर देता है और उड़ जाता है। कण जब भी वाष्पीकरण होगा कहीं भी, तो ऊष्मा अवशोषित करके उड़ जाता है। तो कुछ बर्तन का भी ऊष्मा ले लेता है, जिसके कारण बर्तन क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। ऊष्मा जब खींच लेगा तो ठंडा नहीं होगा, तो बर्तन ठंडा हो जाता है, जिसके भीतर का पानी भी ठंडा हो जाता है। बात बुझे? तो गर्मियों में घड़े का जल ठंडा किस कारण से होता है? वाष्पीकरण के दौरान। वाष्पीकरण होने से क्या होता है? कुछ ऊष्मा खींच लेता है। चलिए, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक केल्विन। जैसे ताप का डिग्री सेल्सियस भी मात्रक है, फारेनहाइट भी मात्रक है, लेकिन एसआई मात्रक ताप का क्या होगा? केल्विन। कोई दिक्कत? ताप का एसआई मात्रक केल्विन। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो गुप्त ऊष्मा थोड़ा सा मैं बता दूं। गुप्त ऊष्मा बराबर सूत्र होता है Q बराबर m। क्या होता है? Q बराबर m का द्रव्यमान है, Q ऊष्मा है, L लेटेंट हीट है। इसको लेटेंट हीट बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा, ठीक ना? तो खाली गुप्त ऊष्मा का फ्री कर देंगे, Q/m हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? लेटेंट हीट। ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का होता है कैलोरी या जूल। ऊष्मा का क्या होता है? कैलोरी या जूल। तो जूल भी लिख सकते हैं, कैलोरी भी। कैलोरी जब लिखेगा तो उसको ग्राम में द्रव्यमान को लेना पड़ता है, ठीक है? कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम भी होता है, या तो अगर ऊष्मा का आप जूल में लीजिएगा, जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा। बात मुझे? तो जूल प्रति किलोग्राम। लेटेंट इसका ऊष्मा ऐसा मतलब क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। अब कैलोरी है तो कैलोरी खाली नहीं होता है, जूल खाली नहीं होता है, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम ये हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा, देखिए जूल, एक जूल कहे कि 1000 जूल के, जूल जूलेन होता है, तो जूल के जगह वो क्या करते हैं? 1 किलो जूल लिख दिया, मतलब 1000 जूल लिख दिया। क्या लिख दिया? 1000 जूल प्रति किलोग्राम। हाँ, बिल्कुल तो शुद्ध नहीं है, शुद्ध के रूप में यहाँ जूल ही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप का है तो इसको हम ले सकते हैं कि जूल की जगह 1000 जूल कर दिया और कुछ नहीं किया है, ठीक ना? तो जूल को 1000 जूल को 1 किलो जूल करते हैं, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो ऊष्मा बराबर सूत्र क्या आता है? द्रव्यमान गुना लेटेंट हीट। खाली लेटेंट हीट फ्री करेंगे तो कैंसिल से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और ऊष्मा का मतलब हो जाता है कैलोरी या
जूल। कैलोरी है जूल। जब ऊष्मा को कैलोरी में लेते हैं तो द्रव्यमान को किसमें लिखना पड़ेगा? ग्राम में। तो उस केस में हो जाएगा क्या चीज? कैलोरी प्रति ग्राम। क्या हो जाएगा? कैलोरी प्रति ग्राम। Q बाय M है कैलोरी प्रति ग्राम। और क्या मैं बताया कि ऊष्मा का अगर मात्रा का जूल लीजिएगा तब क्या आ जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम। और वहां ऑप्शन में क्या किया? जूल की जगह 1000 जूल लिख दिया था, किलो जूल प्रति केजी। ये कमोबेश नहीं रहेगा तो इससे कम चला लेना है। समझ में आया? हाँ सर। निम्न में से सबसे अधिक संपीड्य कौन है? संपीड्य का अर्थ होता है जमा कर सकते हैं, जिसको हम दाबेंगे दब करके छोटा रूप में आ जाए। तो ठोस को दबाए तो पहले संपीड्य है ही नहीं। द्रव संपीड्य है लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर संपीड्य होता है। गैस पूरा संपीड्य है, गैस को पूरा संपीडित कर सकते हैं, रुई को पूरा संपीडित कर सकते हैं, गैस को पूरा संपीडित कर सकते हैं ना? हाँ सर। 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? देखिए 1 कैलोरी एक्चुअल में होता है 4.18 जूल के बराबर। 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल। ये याद रख लेना है, ठीक है? 1 कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल। आगे कह रहा है द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में। मैं बताया था ठोस अगर रखें कपूर आप सीधा गायब हो जाए वो ठोस। इतना कपूर खरीद के लाके रख दीजिएगा बर्तन में और थोड़ा सा हीट उठ रही अगल बगल तो पूरा सब कपूर गायब हो जाएगा। तो पूछेगा वो कहां जाएगा? क्या कहेगा? वो पता चला गया, उड़ के पता चला गया, उर्ध्वपातन हो गया। क्या हो गया? उर्ध्वपातन। वही क्वेश्चन फिर एक बार मिल चुका है। ये नंबर हो जाएगा उर्ध्वपातन। अब लास्ट चल रहा है, 2-4 क्वेश्चन तो बचा हुआ। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, यानी कि 1 किलोग्राम का कोई ठोस पदार्थ है, अब गलनांक की अवस्था में उसको किसमें हम बदलेंगे? उसको बदल दे रहे हैं द्रव में, गलनांक की अवस्था में। तो उस समय जो उष्मा जाता है उससे देख क्या करता है? ठोस को द्रव में बदलेगा, तापमान नहीं बढ़ाता है। तो कहता है ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसको ऐसे एक्चुअल में कहेंगे संगलन की गुप्त उष्मा। क्या कहेंगे? संगलन की गुप्त। 2 तरह गुप्त उष्मा होता है, एक वाष्पन की गुप्त उष्मा और एक संगलन की गुप्त उष्मा। जैसे कि 1 किलोग्राम ठोस को जब हम द्रव में बदलेंगे उस समय जो उष्मा जाएगा उसको क्या कहेंगे? संगलन। संगलन मींस गलन। इससे आपको मिटा दीजिए, गलन की गुप्त उष्मा। तो ठोस को गला के द्रव बनाएंगे क्या गलाएगा? संगलन। गलन की गुप्त उष्मा या संगलन की गुप्त उष्मा। और वही द्रव रहे, क्या रहे? द्रव को हम वाष्प में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? वाष्प में। तो उसको 1 किलोग्राम का कोई द्रव पानी है और उसको हम गर्म करते जा रहे हैं और क्या बदलना चाह रहे हैं? वाष्प को बदल रहे हैं। तो उस समय जो गुप्त उष्मा जाएगा उसको क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त उष्मा। समझ में आया? गुप्त उष्मा जब जाता है ना तो उसका काम क्या है? तापमान बढ़ाए बगैर अवस्था परिवर्तित कर देना। जैसे कि 1 किलोग्राम का बर्फ को हम गर्म करने लगेंगे। बर्फ जैसे गर्म कर रहे हैं तो बर्फ क्या होगा? पानी बन जाएगा। लेकिन जिस समय बर्फ पिघल के पानी बनेगा उस समय तापमान नहीं बदलेगा। अब हम उष्मा दे रहे हैं और तापमान नहीं बढ़ रहा है तो उष्मा जा कर रहा है, तो यही उष्मा गुप्त रूप में काम करता है। क्या करता है? गुप्त अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो जाता है, यानी ठोस से द्रव में बदलने में खर्च होता है, इसलिए तापमान नहीं बढ़ा पाता है, गुप्त रह जाता है। तापमान बढ़ाए बगैर ठोस को द्रव में बदल दिया, इसलिए गुप्त रह गया, इसका नाम है गुप्त उष्मा। और वाष्प के समय क्या होता है? जैसे पानी है, पानी खौल रहा है, उबल रहा है, पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है, और उसको हम उष्मा देते जाते हैं, उस पर जाते हैं, उष्मा दे रहे हैं, उस समय भी क्या होता है? उसका तापमान नहीं बदलेगा। और ये वाष्प खलता हुआ पानी, उबलता हुआ पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। उस समय भी उष्मा देते हैं, तापमान बगैर बदले हुए द्रव बदल जाता है वाष्प में, इसलिए उस उष्मा को भी कहेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। गुप्त शब्द इसलिए लगा, वो गुप्त रहता है। थर्मामीटर में तापमान बदलेगा ही नहीं, तो हम लोग आश्चर्य में हो जाएंगे, भाई उष्मा दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और तापमान नहीं बदल रहा है, तो वो गुप्त रह जाता है, वो अवस्था परिवर्तन करने में खर्च हो जाता है। यानी कि द्रव से वाष्प में बदलते समय या ठोस को द्रव में बदलते समय 2 अवस्था में गुप्त उष्मा होता है। तो अभी यहाँ था क्या? ठोस को द्रव में बदल रहे, तो उसको गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? गलन की गुप्त उष्मा।
क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के भाप में परिवर्तन होना। क्वथनांक के कम ताप पर, क्वथनांक जैसे जल का 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, अब 100 से कम 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, इस सब पर अगर द्रव किसमें बदलने लगे, द्रव बदलने लगे वाष्प में, तब कहते हैं इस घटना को क्या कहते हैं, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। हाँ, क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर 70 पर, 80 पर, 75 पर वाष्प में परिवर्तन होने की घटना क्या कहता है? वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? यह होता है 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक ना, इसका रूल मैं बताऊंगा, ऐसे अभी आप बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, यानी इसका गुप्त ऊष्मा का अर्थ हुआ कि 1 किलोग्राम बर्फ ले ले, कितना? 1 किलोग्राम बर्फ ले लेंगे, इसको गलाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? गलाना चाहेंगे, तो कितना ऊष्मा देना पड़ेगा? तो ये 335 किलो जूल देना पड़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये याद रखने वाला चीज है। 335 किलो जूल अगर ऊष्मा देंगे तो 1 किलोग्राम बर्फ क्या हो जाएगा? पानी में बदल जाएगा। यानी कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 335 किलो जूल प्रति किलोग्राम पर। किस पर? प्रति किलोग्राम। हाँ, यहाँ देखिए 335 किलो जूल प्रति किलोग्राम। समझ में आया? हाँ सर। और फिर कहता है द्रव नहीं, यहाँ पानी होगा। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि पानी अगर है, उस पानी को वाष्प बनाना है, तो उसका गुप्त ऊष्मा कितना होगा? मतलब 1 किलोग्राम पानी आपके पास है, कितना? 1 किलोग्राम पानी। यहाँ द्रव काटते किससे परेशानी हो जाए? द्रव तो कुछ, द्रव को वस्तु है, द्रव तो कई मिक्सिंग वर्ड है, जनरलाइज्ड वर्ड है। इसमें पानी आएगा, तेल आएगा, जूस आएगा, रस आएगा, सब कुछ आ जाएगा द्रव में। तो द्रव कोई वस्तु एक सिंगल पदार्थ नहीं है, पानी इसलिए बोला मैं पानी होगा। पानी के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का अर्थ हुआ कि 1 किलोग्राम का पानी है, इसको भाप बनाना है, तो कितना ऊष्मा देना पड़ेगा? इसमें देना पड़ता है 2260 किलो जूल। कितना देना पड़ता है? 2260 किलो जूल। इसलिए 2260 किलो जूल प्रति किलोग्राम। समझ में आया? कौन तीव्रतर विसरित होता है? तेजी से विसरण किसमें होगा? गैस में। विसरण मतलब ऐसे भी ठोस में विसरण और द्रव में विसरण रहता है। विसरण वायु में होता है, विसरण वायु में होता है। समझ में आ रहा है? परेशानी नहीं होना। विसरण वो से वायु, विसरण वो से वायु, वायु में से गैस। प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में होता है? पानी होता है। कौन होता है? पानी। ये जल, जल जो है ठोस भी होता है। आप लोग देखें बर्फ क्या है? जल है ना। हाँ सर। द्रव तो द्रव हम लोग नहाते खाते पीते हैं, सब जल नहाते ही है। और गैस होता है, भाप में बदल देंगे, जल को पूरा खौला देंगे तो भाप में बदल जाएगा, गैस में हो जाएगा। अर्थात द्रव तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणु बल न्यूनतम होता है? सबसे कम किसमें होगा? गैस में। गैस में सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि गैस का अणु जो है एकदम पूरा फाक रहता है। अंतराणु बल कम होने के कारण ही गैस का अणु क्या होता है? पूरा दूर दूर होता है। बात बुझे? और ठोस में अणु जो है अंतराणु बल अधिक होने के कारण क्या होता है? ठोस एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होता है। ठोस में कण एक दूसरे के साथ चिपका होता है, क्योंकि अंतराणु बल बहुत अधिक होता है। निम्न में सबसे कम घनत्व किसका होगा? तो घनत्व सबसे कम किसका होगा? गैस का होगा। किसका होगा? लेकिन यहाँ वस्तु लिखा है, पानी का, लोहा का, शहद का, रुई का, तो रुई हो जाएगा। रुई में क्या होता है? रुई का कण क्या होता है? फावर सब दूर दूर रहता है और इसका आयतन ज्यादा होता है। जब इसका द्रव्यमान देखेंगे तो बहुत कम होगा, ग्राम में निकल जाएगा। 0.001 किलोग्राम, और आयतन देखेंगे तो बहुत ज्यादा। जब इसे बांट देंगे तो और कम हो जाएगा। जबकि इस सब में लोहा अगर थोड़ा सा भी लेंगे लोहा तो उसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होगा, आयतन से भाग देंगे ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए घनत्व सबसे कम किसका होगा? रुई का। तो इस प्रकार बच्चों मैं एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना दिया। अभी मैं आपको इसलिए बता दिया कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। मैं बहुत थका हुआ अवस्था में बनाया हूँ इसका वीडियो, आपको देखना है और अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि सब लाभ ले सके। और मैं